हम इस वीडियो में देखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट बिजनेस मस्ट फॉलो व्हेन रिपोर्टिंग फाइनेंशियल डाटा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसे बिजनेस को फॉलो करना चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल डाटा। द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स है और 3 कन्वेंशंस हैं जिसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये टोटल 11 कॉन्सेप्ट्स के नाम हैं जिनको हम एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करेंगे। फर्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स को फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न assumes that a business firm would continue to carry out his operation indefinitely and would not come to an end in the near future. For example, अगर आप क्लोथ डीलर हैं तो आप अपना बिजनेस लिमिटेड पीरियड के लिए कैरी नहीं कर रहे बल्कि लॉन्ग पीरियड के लिए कैरी कर रहे हैं। इस जगह बिजनेस लॉन्ग पीरियड को फॉलो कर रहा है, इसी को हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेट्स दैट accounting policies and practices followed by enterprise should be uniform and consistent over the period of time so that the results are comparable. For example, अगर आप एक क्लोथ डीलर हैं तो आप उन्हीं पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो दूसरे ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में इन्हें कंपेयर कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट है थर्ड अक्रूवल कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट सेट्स दैट revenue and expenses are recorded in the period in which they occur rather than when money is received or paid. For example, अगर आपके करंट ईयर का रेंट 10,000 है और आपने करंट ईयर में सिर्फ 8,000 पे किए हैं और रिमेनिंग 2,000 आप नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, फिर भी आप अकाउंट्स के अंदर करंट ईयर में 10,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ 10,000 को रिकॉर्ड करना ही अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट है business entity concept. This concept assumes that business has distinct and separate entity from its owners. For example, अगर एक ओनर एक कार खरीदता है तो उसे आप उसकी पर्सनल एसेट बोलेंगे, ना कि उसकी बिजनेस की एसेट, क्योंकि यहाँ ओनर अलग है बिजनेस से। इसी को हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट फिफ्थ है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। The concept sets that only those transactions and happenings in an organization which can be expressed in terms of money are to be recorded in the books of accounts. आप बिजनेस के अंदर उन्हीं ट्रांजेक्शन एंड हैपनिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकें इन टर्म्स ऑफ मनी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथ डीलर हैं और आपने बिजनेस के लिए जीन्स एंड शर्ट खरीदते हैं तो इसे आप इन टर्म्स ऑफ मनी में शो कर सकते हैं, मतलब आप इसे बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पर आपके एम्प्लॉयज की लॉयल्टी को आप इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इसे बिजनेस में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देन सिक्स्थ है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लोथ डीलर हैं तो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन को हर साल देखना चाहते हैं। आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए आप बैलेंस शीट बनाते हैं। इन दोनों को ही आप एक फिक्स पीरियड के अंदर चेक करते हैं। यूजुअली ये पीरियड 12 मंथ्स का होता है, तो आप ईच ईयर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं। यहाँ 12 मंथ्स के पीरियड को ही हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और हम जानते हैं बिजनेस में हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द नेक्स्ट है सेवंथ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट सेट्स दैट ऑल एसेट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स of their cost price, which includes cost of acquisition, transportation, installation, and making
asset ready for the use. For example, अगर आपको इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं 3 लाख की और आप 5 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख हो जाती है, तो उसे आप बैलेंस शीट में 3 लाख पर ही रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है जिसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 है और उस एसेट के कैरेज चार्जेस 500 हैं, तो आपकी टोटल कॉस्ट होगी 30,500। तो आप बैलेंस शीट में उसे 30,500 में रिकॉर्ड करेंगे। इसको भी हम यहाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहेंगे। द नेक्स्ट है 8 ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट every transaction entered into by an enterprise has two aspects, a debit or a credit of equal amount. For example, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं 10,000 के, तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ दो जगह पे इफेक्ट कर रहा है। फर्स्ट स्टॉक पे और सेकंड कैश पे। यहाँ स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और यहाँ कैश कम हो रहा है क्योंकि आप गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन दोनों जगह इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन मिनिमम दो जगह इफेक्ट करता है, जिसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। द नेक्स्ट 9th है रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजेक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आप बिजनेस में किसी भी रेवेन्यू को तभी रियलाइज मानते हैं जब वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में एंटर्ड हुआ हो और उस पर ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट स्टैब्लिश हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बिजनेस को 1 जनवरी को ऑर्डर मिलता है 10,000 का, आप गुड्स को सप्लाई करते हैं 20 जनवरी को और आप कैश रिसीव करते हैं, तो यहाँ पर आप रेवेन्यू को रियलाइज मानेंगे जब आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो गई हो और ये ट्रांसफर हुई है 20 जनवरी को। इसी को हम यहाँ पर बोलेंगे रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट 10th है मैचिंग कॉन्सेप्ट। According to the matching concept, expenses incurred in accounting period should be matched with the revenue during that period in order to calculate the result of business operation in terms of profit or loss. For example, आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। आपने साल भर में रेवेन्यू अर्न किया 10 लाख का और आपने साल भर में एक्सपेंसेस किए 7 लाख के। तो यहाँ आपका प्रॉफिट होगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज 3 लाख। तो आपने 2019-20 के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसी साल के रेवेन्यू को लेस किया उसी साल के एक्सपेंसेस से। इसी को हम यहाँ कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट है 11 ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट accounting transaction should be recorded in an objective manner, free the personal bias, either management or the accountant who prepares the accounts. According to this concept, आपको अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए ऑब्जेक्टिव मैनर में और उसे फ्री रखना चाहिए पर्सनल बायसनेस से। और इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, पे इन स्लिप एंड एक्सेट्रा। इन सब के बारे में हम आगे के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपके 11 कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। द नेक्स्ट बी है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। सबसे पहले हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में। द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन इज दैट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर ऑफिशियली रिकॉर्डेड, whereas accounting conventions are not officially recorded and are followed as general accepted guidelines. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया है और फॉलो किए जाते हैं बाय जनरली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। टोटल 3 कन्वेंशंस होते हैं। सबसे फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। According to the convention of full disclosure, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity. आपको बिजनेस के अंदर complete and understandable reporting रखनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसमें all significant information रिकॉर्ड हो relating to the economic affairs of entity. For example, अगर आपके बिजनेस में कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपके बिजनेस में आपने
वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड चेंज किया है। सी आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है और क्या रीजन है कि आपका टर्नओवर कम हो रहा है। इन सभी बातों को डिस्क्लोज करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहलाता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। द नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। दिस कन्वेंशन is an exception of the convention of full disclosure. According to this convention, items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. वो item जो insignificant है और irrelevant है users के लिए उसे disclose करने की ज़रूरत नहीं है। For example, अगर आपके business में कोई स्टेशनरी चोरी हो जाती है या खो जाती है तो उसे आप user के सामने disclose नहीं भी करेंगे तो ये सही है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूजर्स के लिए। इसी को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। नेक्स्ट है थर्ड कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स अ बिजनेस टू प्ले सेफ। इट मीन्स दैट बिजनेस डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कि बिजनेस को कभी भी प्रॉफिट के लिए एंटिसिपेट नहीं होना चाहिए और ऑलवेज प्रिपेयर होना चाहिए लॉसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस है 10,000 और रिलाइजेबल वैल्यू है 15,000, तो यहाँ आप दोनों में से जो कम होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, जो है कॉस्ट प्राइस। इसी को हम कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो यहाँ आपके प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस कंप्लीट होते हैं।